आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 कृषि विज्ञान की इकाई 3 खाद तथा उर्वरक का भाग 2। भाग 1 का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पार्ट के प्रश्नोत्तर का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। भाग 1 में हमने पौधों के मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधों में वृद्धि के मुख्य पोषक तत्वों की उपयोगिता, उनकी कमी के कारण पढ़े थे। अब हम इस भाग में जैविक पदार्थों का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव पढ़ेंगे। जैविक पदार्थ का मृदा यानी मिट्टी एवं पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, जैविक पदार्थ पानी को मृदा में सुगमता से जाने देता है। सुगमता यानी आसानी से। इससे मृदा कटाव एवं अपवाह कम होता है। जब जैविक पदार्थ जो हैं वो पानी को मिट्टी में आसानी से जाने देते हैं तो मिट्टी में जो कटाव है वो कम होता है। जैविक पदार्थ मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। जैविक पदार्थ अपघटन के बाद कार्बनिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, जो खनिज तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। चौथा, जैविक पदार्थ पोषक तत्वों के भंडार होते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और बहुत ही लाभदायक होते हैं। पांचवा, ताज़ा कार्बनिक पदार्थ केचुआ, चींटी, रोडेंट जो बिल बना के मिट्टी में रहते हैं उनको रोडेंट बोलते हैं, जैसे चूहा, मृदा जीवाणुओं को भोजन प्रदान करते हैं। ये मृदा को रंध्र युक्त बनाते हैं, जिसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिससे वायु का संचार अच्छा होता है। खाद के प्रकार। खाद को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला जैविक खाद और दूसरा रासायनिक या फिर उर्वरक खाद यानी फर्टिलाइज़र। पहला है जैविक खाद। ये नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। गोबर की खाद, दूसरी कंपोस्ट खाद, तीसरी हरी खाद, चौथी खली की खाद और पांचवी मलमूत्र की खाद। और जो उर्वरक या रासायनिक खाद होती हैं वो होती हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक, पोटाश युक्त उर्वरक और उर्वरक मिश्रण। तो ये तो 2 भागों में बांटे जाते हैं। अब इनकी हम तुलना कर लेते हैं। जैविक खाद और उर्वरक की तुलना की जाती है तो पहला है जैविक खाद। यह जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों के सड़ने गलने से बनती है, यानी नेचुरल होती है। और उर्वरक जो होते हैं ये कृत्रिम रूप से रासायनिक पदार्थों के यौगिक अथवा मिश्रण से बनते हैं। दूसरा, इसे गड्ढे में या ढेर बनाकर तैयार किया जाता है तथा खरीदने पर इनका मूल्य भी कम होता है, ये सस्ती होती हैं। और दूसरा, उर्वरक जो हैं ये केवल कारखानों में यानी फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं और इनका मूल्य भी अधिक होता है। तीसरा, इसमें कार्बनिक मात्रा अधिक पाई जाती है और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। चौथा, जो जैविक खाद होती है उसका प्रयोग खेत की तैयारी से पूर्व किया जाता है, यानी जब खेत तैयार किया जाता है उससे पहले इनका उपयोग किया जाता है। जबकि उर्वरकों का प्रयोग बुआई से पूर्व, बुआई के समय या फिर टॉप ड्रेसिंग के रूप में बुआई के बाद खड़ी फसल पर किया जाता है। पांचवा, जैविक खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में करना पड़ता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि उर्वरकों का प्रयोग कम मात्रा में करना पड़ता है क्योंकि इसमें 1 या 2 से अधिक पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। छठा, जैविक खाद का प्रयोग से मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ती है, जबकि उर्वरकों में प्रयोग से मृदा में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सातवां, जैविक खाद के अधिक प्रयोग करने से मृदा एवं फसल पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो उर्वरक हैं वो कृत्रिम बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से, तो उनमें जब उनको अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो मिट्टी में और फसल में दोनों ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आठवां,
जैविक खाद का प्रभाव पौधों पर तुरंत नहीं दिखाई देता, जबकि उर्वरकों का प्रभाव जो है वो 1 सप्ताह बाद पौधों पर दिखाई देने लगता है। तो ये तो हो गया दोनों में जो तुलना करी हमने। गोबर, कंपोस्ट, मल मूत्र की एवं हरी खाद बनाना। तो ये निम्नलिखित खाद जो हैं उनको बनाने की विधि दी गई है। पहला है गोबर की खाद। भारत में प्रयोग की जाने वाली जैविक खादों में, यानी जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उसमें गोबर की खाद जो है सबसे प्रमुख मानी जाती है। इस खाद में अधिकांशतः यानी ज़्यादातर पशुओं का गोबर, मूत्र, पशुशाला का कूड़ा कचरा, बिछाली, बचा हुआ चारा आदि मिला रहता है। इसमें कुछ मात्रा में घर का कूड़ा, विशेषकर राख मिली होती है। इसमें गोबर की मात्रा अधिक होने के कारण इसे गोबर की खाद कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसे तैयार कैसे करते हैं? तो इसकी विधि निम्नलिखित है। इसे प्रायः 2 विधियों द्वारा बनाया जाता है। पहला, खुली जगह में ढेर बनाकर। सामान्य रूप से पशुओं के गोबर को प्रतिदिन एकत्र करके गांव के बाहर खुले स्थान पर ढेर लगा देते हैं। यानी रोज जो पशुओं का गोबर होता है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसका ढेर लगा देते हैं। गोबर के साथ पशुओं द्वारा छोड़ा गया चारा और कूड़ा कचरा भी इसमें मिला देते हैं। गोबर का ढेर खुला होने के कारण सूर्य के प्रकाश एवं वर्षा का पानी इसमें अपने आप मिल जाने से पोषक तत्वों की हानि होती है। इससे खाद की किस्म अच्छी नहीं होती, यानी जो खाद तैयार होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यह विधि केवल वर्षा के मौसम में ही प्रयोग की जाती है। अब दूसरा है गड्ढा विधि, यानी ट्रेंच मेथड। इस विधि में गोबर की खाद गड्ढे में तैयार की जाती है। गड्ढा थोड़ी ऊंचाई वाले स्थानों पर बनाना चाहिए ताकि उसमें बरसात का पानी ना जा सके। गड्ढे का आकार पशुओं की संख्या के अनुसार घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। एक बड़े और अधिक लंबे चौड़े गड्ढे की अपेक्षा कई छोटे छोटे गड्ढे बनाना अधिक उचित रहता है। सामान्यतः गड्ढे का आकार 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होना उचित होता है। कच्चे गड्ढे की अपेक्षा सीमेंट से बनाने पर पक्का गड्ढा सर्वोत्तम रहता है, यानी सबसे बढ़िया रहता है सीमेंट का बना हुआ गड्ढा, क्योंकि इसमें खाद के घुलनशील तत्वों का भूमि के नीचे रिसाव नहीं हो पाता। जब वहाँ खाद तैयार होती है तो जो पोषक तत्व हैं वो रिस के ज़मीन में नहीं चले जाते। इस गड्ढे में पशुओं का गोबर, मूत्र, बिछाली आदि भर दिया जाता है। भरे हुए गड्ढे को 6 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह से ढक दिया जाता है और गोबर को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की क्रिया दूसरे गड्ढों में भी करी जाती है। लगभग 5 से 6 महीने में गोबर की खाद बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें औसत रूप से 0.05% नाइट्रोजन, 0.03% फास्फोरस तथा 0.5% पोटाश तत्व पाए जाते हैं। अब आते हैं कंपोस्ट खाद पे। कंपोस्ट खाद पशुओं तथा मनुष्यों के मलमूत्र, पेड़ पौधों के अवशेष, ग्रामीण व शहरी कूड़े करकट आदि को जीवाणुओं द्वारा सड़ा गड़ा कर बनाई जाती है। यानी इनको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, तब ये कंपोस्ट खाद तैयार होती है। इसे तैयार करने की अनेक विधि हैं, जैसे इंदौर विधि, बंगलौर विधि, एडको विधि या एम्प्टी बेडेड कंपोस्ट विधि, इनको नाम दिए गए हैं। वर्तमान विचारधारा के अनुसार गोबर अथवा पशुओं के मलमूत्र में कुछ आवश्यक अवयव नहीं होते हैं, अतः कंपोस्ट 2 प्रकार से तैयार की जाती है। पहला, फार्म कंपोस्ट। इसे खेत खलिहान से प्राप्त पुआल, घास पात या जो पत्ते होते हैं, बाजरा, सरसों, तंबाकू, चना, मटर, सनई आदि के डंठल को पशुओं की बिछावन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। टाउन कंपोस्ट। इस प्रकार के कंपोस्ट में शहरों का कूड़ा कचरा, बाजारों का कचरा, सड़कों का कूड़ा करकट आदि मिलाकर बनाया जाता है। यानी जो टाउन में जो भी गंदगी होती है, जो कूड़ा कचरा होता है, जैसे बाजारों से मिलता है, जो सड़कों पर मिलता है, उसे मिलाकर इसे बनाते हैं। यहाँ पर हम कंपोस्ट बनाने की नई विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे,
जो कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित की गई है और इस विधि को हम मायादास विधि कहते हैं। इस विधि में कंपोस्ट तैयार करने के लिए खेत खलिहान से प्राप्त पौधों के अवशेष प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में 2 गड्ढे तैयार किए जाते हैं। एक गड्ढा जिसमें खाद बनाई जाती है, उसका आकार लगभग 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होता है। पास में एक छोटा गड्ढा होता है जिसका संबंध बड़े गड्ढे से होता है। बड़े गड्ढे में पेड़ पौधों के अवशेष व कूड़ा करकट भर देते हैं और ध्यान रखते हैं कि ढेर की ऊंचाई जमीन से आधा मीटर से अधिक ना हो। गड्ढे में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़क दिया जाता है। इसके बाद ऊपर से 500 ग्राम यूरिया छिड़ककर पशुओं का गोबर, मूत्र तथा मिट्टी मिलाकर गड्ढे के ऊपर से लेप करके बंद कर देते हैं। पास में बने गड्ढे यानी जो छोटा गड्ढा कूड़ा करकट उसमें नहीं भी भरा जाता, जो उससे जोड़ के रखा जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? बड़े गड्ढे में भरे हुए कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों की सक्रियता जो एक्टिवनेस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। छोटे गड्ढे का संबंध बड़े गड्ढे से एक पतली नाली की से जोड़ दिया जाता है जो जीवाणुओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। फलस्वरूप खाद कम समय में तैयार हो जाती है। इस विधि से कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों को पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे किसान के श्रम व धन दोनों की बचत होती है। ग मल मूत्र की खाद या विष्ठा की खाद यानी नाइट सॉइल। यह खाद मानव के मल मूत्र द्वारा बनाई जाती है। भारत में इस खाद का प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि मल मूत्र को एकत्र करके उपचारित करना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि यह दुर्गंध एवं बदबू युक्त पदार्थ है। परंतु आजकल इसका प्रयोग किया जाने लगा है क्योंकि इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चीन तथा जापान में मल मूत्र की खाद बहुत प्रयोग में लाई जाती है। इसे तैयार कैसे किया जाता है, यानी विष्ठा की खाद नाइट सॉइल जो है कैसे तैयार करते हैं। विष्ठा को सीधे गड्ढों या फिर क्यारियों में फैला दिया जाता है और फिर उस पर राख या मिट्टी से उसको ढककर सूखने दिया जाता है। 8-10 दिनों तक ये सूख जाती है। यदि गड्ढे में एक विष्ठा और एक मिट्टी की परत लगाकर भर देते हैं तो सूखने में लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। सूखने के बाद ये चूर्ण रूप में यानी चूरा बन जाता है और इसे विष्ठा चूर्ण कहते हैं। इस चूर्ण में नाइट्रोजन 1.5%, फॉस्फोरस 1.2% तथा पोटाश 0.7% पाई जाती है। अब आते हैं हरी खाद पर यानी ग्रीन मैन्योर पर। हरी खाद बनाने के लिए ऊपर वर्णित विधियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता, यानी जो अब विधियाँ अभी हमने पढ़ी हैं इनका यूज़ नहीं किया जाता, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। आपने किसान को खेत में सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया आदि फसलों की जुताई करते देखा होगा। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? हरी अवस्था में फसलों को भूमि में दबा देने से सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उनका विघटन हो जाता है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में उपलब्ध होकर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। हरे पौधे या इनके अवशेषों को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि में दबाने से खाद प्राप्त होती है और इसी को हम हरी खाद कहते हैं। तो ये बनाई किस प्रकार जाती है? मुख्य रूप से हरी खाद बनाने की 2 विधियां हैं। पहली, खेत में फसल उगाकर उसी में जोत देना, यानी उसी में फसल उगाना और फिर उसी में उसको जोत देना। इस विधि से जिस खेत में खाद देनी होती है उसी में हरी खाद की फसल को लगभग 1 माह पश्चात खेत में ही पाटा लगाकर फसल को गिरा दिया जाता है। इससे बाद मिट्टी को पलटने वाले हल से जुताई कर दी जाती है, जिससे सभी हरे पौधे जो हैं मिट्टी में दब जाते हैं। कुछ दिनों में पौधे सड़ गल जाते हैं और फिर हरी खाद तैयार हो जाती है। दूसरी विधि, उगाए गए स्थान से दूर खेत में हरी खाद बनाना, यानी जहाँ पर उन्हें उगाया जाता है उससे हटाकर हरी खाद कैसे बनती है। इस विधि में हरी खाद की फसलों को
एक खेत में उगाकर दूसरी जगह मिट्टी में दबाया जाता है। पेड़ों की हरी पत्तियां एवं शाखाएं भी एकत्रित करके खेत में दबा दी जाती हैं। यह विधि प्रायः ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहां जल का अभाव होता है, यानी जहां जल की कमी होती है। जंगलों से प्राप्त व सड़कों पे किनारों पे उगे हुए खरपतवार का भी प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जंगलों के और सड़कों के किनारे खरपतवार उगाते हैं, तो इस खाद को बनाने के लिए उनका उपयोग भी किया जाता है। अब आते हैं खली की खाद एवं गोबर गैस संयंत्र के लाभ। तो खली की खाद क्या होती है? दलहनी फसलों के बीजों को कोल्हू से पेराई करके उसका जो तेल निकलता है, उसमें जो बचे हुए चीज़ें होती हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, उससे हम खली यानी ऑयल केक बनाते हैं। इस खली को जब हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको हम खली की खाद कहते हैं। खलियों का प्रयोग करने से पहले उसे बहुत बारीक पीसना चाहिए ताकि उसे समान रूप से खेतों में बिखेरा जा सके। खलियों की फसल की बुआई 2-3 सप्ताह पहले खेत में डालकर जुताई करके मिला दिया जाता है। जिस खेत में खलियों का प्रयोग किया जाता है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अन्यथा इनका सड़ाव पूर्ण रूप से नहीं होता। जिन खलियों का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है वो होती हैं नीम, महुआ और अलसी। तो ये याद रखिए कि कौन कौन सी खली हैं जिनका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। गोबर गैस का संयंत्र तथा उससे लाभ। तो ये गोबर गैस बनाने का संयंत्र है और इसका लाभ क्या है ये हम पढ़ते हैं। घर पर जो गैस भोजन पकाने के लिए प्रयोग की जाती है वह पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होती है। इसी तरह गोबर द्वारा भी गैस प्राप्त होती है। क्या आप बता सकते हैं कि गोबर गैस कैसे बनती है? गोबर गैस को बनाने के लिए कुएं के आकार का एक सीमेंट नुमा टैंक होता है जिसमें ताजे गोबर को घोलकर एवं लुगदी बनाकर डाला जाता है। वायु रहित दशा में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा गोबर का विघटन होता है। इसके बाद मीथेन गैस बनती है जिसे टैंक के ऊपर वाले संयंत्र पाइप में इकट्ठा कर लिया जाता है। चूँकि यह गैस गोबर से प्राप्त होती है इसीलिए इसे गोबर गैस के नाम से जानते हैं। इस गैस का जो संयंत्र में प्राप्त सड़ा हुआ गोबर खाद है वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि गोबर गैस संयंत्र से क्या लाभ हैं। एक तो इससे गैस प्राप्त होती है, साथ ही साथ खाद भी प्राप्त होती है। पहला, भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में गैस का प्राप्त होना, और दूसरा, गैस का उपयोग गैस लैंप में प्रकाश। तीसरा, संयंत्र से गोबर की खाद प्राप्त होती है, इसका भी इस्तेमाल फसलों के लिए किया जाता है। और चौथा, इस खाद में सामान्य गोबर की खाद से कई गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें भी जानिए। यहाँ पे देखिए वर्मी कंपोस्ट के बारे में दिया है। वर्मी का अर्थ होता है केचुए से तैयार की गई खाद। केचुए कूड़ा करकट, फलों तथा सब्जियों के अवशिष्ट, फसलों के अवशेष आदि को आहार के रूप में लेकर उन्हें जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसी क्रिया को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किसी छायादार ऊंचे स्थल पर 60 से 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा जो है तैयार कर लिया जाता है। इसमें नीचे ईंटें बिछा दी जाती हैं और ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर बालू या फिर 12 से 15 सेंटीमीटर दोमट मिट्टी बिछाते हैं। इस मिट्टी पर पानी का हल्का सा छिड़काव करके एक परत गोबर डालकर केचुओं को छोड़ दिया जाता है। लगभग 20 से 25 दिन तक उचित नमी बनाए रखी जाती है और 26वें दिन घरेलू कूड़ा कचरा आदि डालकर गड्ढे को पूरा भर देते हैं। लगभग 3 माह में ये जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाती है। अब आते हैं बिछाली या बिछावन यानी लिटर। पशुशाला में पशु के नीचे बिछाई जाने वाली जो वनस्पति सामग्री है उसको हम बिछाली कहते हैं। यह पशु के मूत्र को अवशोषित करती रहती है। गोबर भी इसमें मिश्रित होता है, यानी ये बिछाई जाती है और इस पे जो पशु पक्षी मलमूत्र त्याग करते हैं उसको वो अवशोषित करती रहती है।
जैव उर्वरक तथा उर्वरकों की तुलना। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के कल्चर होते हैं, जबकि उर्वरक रासायनिक यौगिक होते हैं। जैव उर्वरकों का प्रयोग सामान्यतः बीज के साथ मिलाकर बुआई के समय किया जाता है, जबकि उर्वरकों का प्रयोग सीधे खेत में बुआई के समय या फिर बाद में खड़ी फसल में किया जाता है। जैव उर्वरकों में पोषक तत्वों नहीं होते, बल्कि ये हवा या मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में पौधों को उपलब्ध कराते हैं, और जो उर्वरक होते हैं स्वयं ही पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं। जैव उर्वरक अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होते हैं, जबकि जो उर्वरक होते हैं इन्हें आवश्यकता अनुसार सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के उदाहरण हैं राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल इत्यादि, जबकि उर्वरक के उदाहरण हैं यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश इत्यादि। तो ये तो विशेष। पहला दिया है शुद्ध यूरिया। सफ़ेद चमकदार लगभग समान आकार के गोल दाने, पानी में पूर्णतया घुलनशील तथा घोल छूने पर शीतलता की अनुभूति होती है। जब इसको छूते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। गर्म तवे पर रखने पर पिघल जाता है। आंच तेज करने पर कोई अवशेष नहीं बचता। तो ये तो होता है शुद्ध यूरिया की विशेषता। दूसरा है शुद्ध DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। सख्त दानेदार होता है, भूरा, काला, बादामी रंग, नाखूनों से आसानी से नहीं छूटता। DAP के कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मिलने से तीक्ष्ण बहुत तेज गंध निकलती है, जिसे सूंघना असहनीय हो जाता है। तवे पर धीमी आंच पर गर्म करने से दाने जो हैं वो फूल जाते हैं। तो ये शुद्ध DAP की पहचान होती है। अब देखते हैं शुद्ध जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट प्रमुख मिलावटी रसायन है। भौतिक रूप से सामान्यता के कारण नकली असली की पहचान कठिन है, क्योंकि ऊपर से देखकर हम नहीं पहचान सकते। DAP के घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने पर थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता। जिंक सल्फेट के घोल का पतला कास्टिक पोटाश का घोल मिलाने पर सफ़ेद मटमैला चावल का माड़ जैसा अवक्षेप बनता है। तो ये तो इसकी पहचान हो गई। अब आते हैं MOP पर यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश पर। सफ़ेद कणाकार यानी पिसे नमक या फिर लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। ये कण नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। दूसरा, पानी में घोलने पर उर्वरक का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो ये तो हो गया पाठ। अब इसके प्रश्न अभ्यास जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।